हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप के विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। और कल हमने इसके विषय में आपका बहुत अच्छे से आपका एक एक करके हमने सारी चीज़ों को देखा और सारी चीज़ों को पढ़ा और समझा है और इन सब को हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको आपका देखा है मेरे प्यारे बच्चे। तो हम चलते हैं शेष आगे अपने चैप्टर की तरफ। ध्यान दीजिए। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थलों की हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं, क्या उनके स्वरूप हैं, उसके विषय में हम लोग इसमें देख रहे थे। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा हमने पर्वतों के प्रकार को देखा था और आपका पर्वतों के प्रकार में हमने सबसे पहले वलित पर्वत, उसका ब्रह्मोत्सव पर्वत और आपका ज्वालामुखी पर्वत। अभी तक मैं आपको बता दूं मेरे आपका प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत जो है हम लोग अब जो देख चुके हैं अभी तक, इसके अंतर्गत हम लोग वलित पर्वत को हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लॉक पर्वत को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे हम लोग आपका ज्वालामुखी पर्वत की, कि ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, वलित पर्वत के विषय में आपको पता है कि नहीं पता है? या कोई ऐसा बच्चा है जो आपका वलित पर्वत के विषय में आपका बताना चाहेगा कि क्या होते हैं वलित पर्वत? कोई भी बच्चा अगर समझाना चाहे कि ये है वलित पर्वत, ये चीज होती है वलित पर्वत में, अगर कोई आपका समझाना चाहे, बताना चाहे कोई बच्चा किसी भी स्कूल से, चलिए आगे देखिए। फिर हम लोग इसके अंतर्गत आपका देख रहे थे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो हमने उसकी परिभाषा को भी देखा कि आप इसकी परिभाषा को कैसे देखते हैं, आप कैसे मानते हैं इसकी परिभाषा को, क्या है इसकी परिभाषा। पृथ्वी की सभी जगह एक समान नहीं है, यानी कि पृथ्वी की हर स्थल आकृति कैसी है, अलग है। ठीक है, स्थल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ आपके क्या हैं, समतल होते हैं। यानी कि कहीं पर आपका पर्वत आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं पर आपको पठार मिलेगा, कहीं पर आपके सामान्य भूमि मिलेगी, कहीं पर आपको उबड़ खाबड़, कहीं पर आपको रेत मिलेगा और कहीं पर आपको दूसरी मिट्टी मिलेगी। यानी अलग अलग क्या है, ध्यान दीजिए, अलग अलग क्या है, स्थल आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग क्या है, स्थल आकृतियां हैं इसके अंतर्गत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आगे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इसमें आपका देखने का प्रयास भी करिए कि हम इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे। अब हम इस बिंदु में ये देख रहे थे कि जो आपके पर्वत पठार मैदान बनते हैं या फिर जो स्थलाकृति हैं, उनके बनने के क्या कारण हैं। तो हमने दो कारणों को पढ़ा था। एक कारण था पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कारण, एक था बाह्य स्थिति कारण। देखिए, आंतरिक स्थिति जो थी, आप इसको ध्यान दीजिए, आंतरिक स्थिति के अंतर्गत क्या हो रहा था, ऐसे स्थल स्वरूप उनके परिमाण स्वरूप धीरे धीरे में उनमें प्रेशर आपके लगने की वजह से कुछ भाग ऊपर खड़े हो जा रहे थे, कुछ नीचे बैठ जा रहे थे। इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा, आपके प्रथम और आंतरिक आपकी प्रक्रिया का नाम भी दिया। और दूसरी तरफ हमने बाह्य प्रक्रिया को पढ़ा, जिसको हम लगातार आपका देख रहे थे। इसमें बनने और टूटने की प्रक्रिया की बात थी और इसके विषय में हमने आपको देखा, और घिसका टूटकर अपर्दन और निक्षेपण जो इसके अंतर्गत हो रहा था, उसी पूरी प्रक्रिया को देखकर हमने ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी और पढ़ी। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना है। फिर देखिए, वलित पर्वत के विषय में पढ़ा, कैसे बनते हैं वलित पर्वत, उसका स्टेप ए, स्टेप बी और स्टेप सी, हमने तीन स्टेप को एक एक करके इसके अंतर्गत बहुत अच्छे से हमने आपका देख लिया था इसमें। क्लियर है, वलित पर्वत कैसे बनते हैं, ये आपकी प्रक्रिया के बाद ये वाली इमेज आप बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं कि कैसे ये इमेज आपकी बन जाती है। फिर उसके बाद देखा वलित पर्वत हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़, शिखर कैसे हैं, उनके शंक्वाकार यानी कि नुकीले हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
इसको देखा, अपरदन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई है और उसे अमेरिका, अपलेशन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाइयां कम हैं और बहुत पुराने आपके जो गलित पर्वत हैं वो भी हमको दिखाई। फिर हम इसको भ्रॉन्सर पर्वत जो है, ब्लॉक पर्वत के विषय में हमने देखा कि कैसे आपका ब्लॉक पर्वत बनता है, कैसे किसी, आप देख सकते हैं बच्चों कि एक किसी स्थलाकृति में कैसे आपके क्रैक पड़ते हैं और ये क्रैक आपका नीचे बैठ जाता है और जो जिस स्थान पर नीचे बैठा है वहाँ आपका पानी भर जाता है और पानी भरे स्थान को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जमा हो जाता है और इस प्रकार ये नीचे जो है ये आपका ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं। ठीक, ये भी मैं आपको बता चुका था। तो इतना आपको ध्यान रखना था और इतना आपको इसमें महत्वपूर्ण तरीके से देखना। तो कल हम अपना यहाँ तक का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से देख चुके थे। आज हम थोड़ा सा इसके अंदर बात करने वाले हैं ज्वालामुखी आपके पर्वतों में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत होते क्या है। एक बार इस पर आप लोग नजर लगाइए। देख लिया, ज्वालामुखी उद्गार से मुक्त हुए पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ ज्वालामुखी से निकलता है, जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर क्रम से जमा होने लगता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शंकु का निर्माण करती है। तो जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़े हो जाते हैं तथा पर्वतों का रूप जो है आपका धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के शंकुओं को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम ज्वालामुखी आपका पर्वत हम इनको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी आप देख सकते हैं। ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। जब लावा ऊपर निकलेगा तो लावा कहाँ जमेगा? इसी साइड में जमेगा। इस तरह से ऊंचा जमता चला जाएगा और फिर आप देख सकते हैं कि ऐसा रूप आता आपको पर्वत पहाड़ आपको बना हुआ दिखाई देगा। आप इसको कॉपी करिए, आप इसको लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिए बच्चों, आप लोगों ने कॉपी कर रहे हैं ना? आप इसको कर लीजिए अच्छे से कॉपी। 30 सेकेंड है आपके पास कॉपी करने के लिए। आप इसको 30 सेकेंड के अंदर कॉपी करिए। देख लिया बच्चों? कितने बच्चों ने कॉपी करा? हाथ खड़ा कीजिए। अगले वाले बच्चे कॉपी नहीं कर रहे हैं? ध्यान दीजिए सीधा क्लास में अपना पूरा अच्छी तरह से और इसको नोट करिए। लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जैसा भी आपसे उल्टा सीधा जैसे आपसे चित्र बने आप उनको बनाने का प्रयास कीजिए। आराम से बनाइए, जल्दी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया पूरा अच्छे से और इसको देख भी लिया है। ध्यान दीजिए इसका, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं आपके पठारों के विषय में। पठार क्या होते हैं, लेकिन एक बार उससे पहले हम आपकी बुक पर जो है नजर लगाते हैं कि आपकी बुक में क्या है। देखिए आपका चैप्टर है और इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से कुछ आपके स्थल होते हैं। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कैसे आपके पर्वत और पठार आपको दिखाई देंगे। आप देखिए पठार आपको मिले हैं, झील आपको दिखाई देगी, आपके नदी के मुहाने दिखाई देंगे, डेल्टा नदियां, सहायक नदियां, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत दिखाई दे सकती हैं। दूसरा बच्चों आप देखिए घाटी मिलेगी आपको, पर्वत श्रृंखला, ये सब आपके पर्वत ही तो हैं ये वाले। और ये व्हाइट व्हाइट क्या है? इनके ऊपर आपका बर्फ पड़ा हुआ है। ये पहाड़ियां दिखाई देंगी, कुछ आपको प्लेन मिलेंगे, कुछ आपके वर्तिका मिलेगी, द्वीप मिलेंगे, कुछ आपको जल संधि मिलेंगी, क्लियर है? और नीचे आपको समुद्र मिलेगा। तो ये सब भाग किसका है? ये हमारे स्थल जो स्वरूप है उसी का ये भाग है। कैसा है बच्चों भाग? ये हमारा जो स्थल स्वरूप है उसी का भाग है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक। अब सबसे पहले आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपका पढ़ लीजिए। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है हमारे, ध्यान देना है कि पृथ्वी की प्राकृतिक सतह की ऊंचाई है। शिखर छोटा एवं आधार क्या है बच्चों, उसका आपका चौड़ा होता है। यानी आपके पर्वत का जो शिखर है वो क्या होगा, आपका छोटा होगा, और जो आधार है वो क्या होगा, आपका चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कह रहे हैं कि आप देखेंगे जो कुछ पहाड़ हैं वो कैसे दिखाई देंगे आपको, बादलों से भी जो ऊंचे हैं वो आपको इसके अंतर्गत दिखाई देंगे। जल वायु ठंडी हो जाती है, और कह रहे हैं जो आपकी जलवायु है वो ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदी होती है, और कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे पर्वत हैं जिन पर आप देखेंगे हमेशा आपकी बर्फ जमी रहती है। ठीक। और देखिए जितनी भी आपकी नदियां होती हैं उन नदियों का जो उद्गम है वो उद्गम कहाँ से होता है, आपका पर्वतों से, किसी झील से होता है। और उन झीलों का, उन पर्वतों में जो पानी का स्रोत है वो क्या है, आपकी बर्फ, जो आपके हिमनद है, ये क्या है, यही आपके इसके मुख्य स्रोत है। क्लियर है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिमनद। यानी कि जो आपका जमा हुआ बर्फ के आप जो बड़े बड़े खंड देखते हैं, जो भाग देखते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम उनको हिमनद कहते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो आपको पर्वत खाली आपको बाहर दिखाई देंगे, नहीं, कुछ ऐसे आपके पर्वत भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके समुद्र के अंदर होते हैं। क्लियर है। आपको अगर मैं देखूं तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी पहाड़ियां हैं बनी हुई, उनके अंतर वो अगर उनका बेस देखा जाए तो उनका तल अगर आप लोग देखोगे आपका समुद्र में मिलेगा। ठीक है। आप देखिए जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब देखिए, अब ये बताइए कि जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी जलवायु क्यों होती होगी कठोर, अब मुझे बताइए। क्योंकि आप लोग तो निवास करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ प्राकृतिक जो चैलेंज है वो आपका बहुत ज्यादा है। जैसे मौसम की, अगर आप लोग देखोगे यहाँ हर मौसम का वो आपको भर बार मिलेगा। यहाँ बहुत मात्रा में आपकी बर्फ भी पड़ती है, और अत्यधिक बर्फ करने के कारण सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वर्षा अधिक होती है और भूस्खलन होता है, भूकंप आते हैं। क्लियर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, मानव निवास के लिए आपका उपयुक्त नहीं होती, और यही कारण है कि जनसंख्या जो है आपके पर्वतों में आपकी कम पाई जाती है। लेकिन हमारा भारत में हिमालय पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या निवास करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे कि भारत में हिमालय में सबसे ज्यादा, या विश्व के जितने भी आपके पर्वत हैं उन सभी पर्वतों में सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या केवल भारत में, आपका हिमालय में आपका निवास करती है। क्लियर है। और हम उसके रहने वाले लोग हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं और इसकी जो आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पॉइंट है, उनको हम लोग आपका देखेंगे। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। अब देखिए जब पहाड़ी क्षेत्र है तो ढाल तो होंगे ही, उसमें स्लोप जैसा होगा। कृषि योग्य भूमि कम है, और जब आपका प्लेन नहीं है, मैदान नहीं है, तो आपके सीढ़ीदार हमारे खेत होते हैं, नाली जैसे, हम लोग उनको यूज करते हैं। उन्हीं में अपने गेहूं, मक्का, क्लियर है, अपना मंडवा, और जो अपनी फल सब्जी हम खाने योग्य अपनी चीजों को लगाते हैं। क्लियर है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें हम लोग आपका श्रृंखला कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जिन्हें आपका श्रृंखला कहते हैं। देखिए बलित पर्वत को भी हम लोग आपका देख रहे थे कि कैसे आपके मोड़ पड़ते हैं, और मोड़ पड़ने के कारण यही आपका इस तरह का रूप ले लेते हैं। ठीक है। इसको भी मैंने आपको बताया। ठीक। ज्वालामुखी पर्वत के विषय में आपने पढ़ा। ठीक। ये देखिए, यही तो हम ब्लॉक पर्वत पढ़ रहे थे, और इसी चित्र को हमने देखा था। ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत के बाद आप लोग ध्यान दीजिए, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। अब कह रहे हैं जो आपके आपके पर्वत हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा आपके बेनिफिट वाले हैं। क्यों है आपका बेनिफिट देने वाले, अगर आप इनको देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें अंतर्गत आपको समझ आएंगी। पर्वतों पर
जल संग्राहक होता है। अब देखिए जो आपके पर्वत हैं आज भी उनके पास जो है जल का एक बहुत बड़ा भंडार आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पर्वतों पर जो आपकी बर्फ है और बर्फ के नीचे जहाँ पहाड़ होते हैं वहीं अपनी घाटियां होती हैं, वहीं बहुत सारी आपकी झील वगैरह होती हैं जो आपके स्वच्छ पानी को हमको आपका प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्या है इसमें आगे आप लोग इसमें देखेंगे, बहुत सी नदियों का स्रोत आपका पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लो आपका लोगों तक आपका पहुंचाया जाता है। आप कह रहे हैं जो आपके जलाशय हैं उन जलाशयों से क्या होता है, लोगों तक जो पानी का आपका माध्यम है वो हम लोग आपका पहुंचाते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है हमारे राज्य में। आप देखेंगे हमारे यहाँ गंगा, यमुना, टॉन्स और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं छोटी मोटी आपकी पिंडर वगैरह जो बहुत निकलती हैं, और हमारे यहाँ गदारे आपके बहुत हैं, नाले बहुत हैं और बहुत सारे आपका प्राकृतिक आपका झरने हैं। जबकि भारत के बहुत सारे ऐसे महानगर हैं जहां पर पानी की विशेष कमी हो गई है। आप देखेंगे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, महाराष्ट्र में आपके मुंबई, सूरत, जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनके अंदर पानी की बहुत कमी है। क्लियर है? अभी अभी आपका चेन्नई का जो आपका ग्राउंड वाटर है, अभी एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे सामने है कि 2026 तक ग्राउंड वाटर आपका चेन्नई का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सोच के देखिए वहां आपका पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा शहर और पीने के लिए क्या नहीं मिलेगा बच्चों? पानी। आगे देखते हैं, पर्वतों के जल का उपयोग हम सिंचाई एवं आपका बिजली के उत्पादन में करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ बिजली उत्पादन की क्या है, बहुत अच्छी आपका संभावना है, और हम बहुत अच्छे रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका बिजली का हम लोग उत्पादन भी कर रहे हैं। क्लियर है? आपको पता होगा कि हम बिजली का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त हैं। कह रहे हैं जो आपका घाटी है, जो आपकी वैली है, क्लियर है, और जो आपका नदी के पास पड़ोस का जो आपका रीजन है, हम उनमें क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु आपका पाए जाते हैं। अब हर पर्वत अलग है, हर पठार अलग है, उनमें सब क्या मिलते हैं हमको, आपके अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां आपका देखने के लिए मिलती हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रीजन आदि हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलते हैं और आपके प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया? सैलिन के लिए पर्वतीय भागों में उपयुक्त स्थान है। ये पर्वत की यात्रा के लिए तो उनको प्राकृतिक सुंदरता अब आपका देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता आपका यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ होती हैं, चाहे आपका पैराग्लाइडिंग हो, आपकी राफ्टिंग हो, क्लियर है, स्केटिंग हो, जो आपके पर्वतों में होती है, ये सब आपकी चीजें क्या होती हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। ज्वालामुखी पर्वत का इमेज आप लोग द्वारा देख सकते हैं एक बार अच्छे से आप इसको। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आपका पठार के विषय। क्लियर है? तो वापस ले चलता हूं, ठीक है, और आपको ध्यान देना है आपको पठार पर, क्योंकि हम लोग आपका पठार देख रहे थे। सबसे पहले हम लोग आपका पढ़ लेते हैं पठार के विषय में। क्या होता है पठार? पठार उठी हुई एवं आपकी सपाट भूमि होती है। कैसी होती है? उठी हुई, यानी कि ये अगर आपका मैदान है तो मैदान से ऊंची होगी, और ऊपर से कैसी होगी आपकी? सपाट, यानी कि बिल्कुल प्लेन होगी इस तरह से। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है। कह रहे जो उसके पास पड़ोस के जो आपके रीजन होते हैं, जो आपकी आपका लेवल है, जो आपका सरफेस है, उससे कैसा होता है? ऊंचा होता है, उठा हुआ होता है। इस प्रकार के ऊपरी भाग मेज के समान कैसा होगा? उठा हुआ होगा, और कैसा होगा? पूरा आपका सपाट होगा। ठीक है, यानी कि जो पास पड़ोस की आपकी जमीन है उससे उठा हुआ होगा और ऊपर से सपाट होगा, यह है पठार। जबकि पर्वतों में क्या होता है? पास पड़ोस के सरफेस से आपका उठे हुए होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। अलग अलग प्रकार के इस तरह की चोटियां को श्रृंखला वो आपकी बनी होती हैं। जबकि पठार क्या है? आपके मेज के समान है, बिल्कुल सपाट है ऊपर से। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए
समान है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं और कह रहे कि कोई भी आपका पठार हो उसका छोर हो सकता है एक से अधिक। पठारों की ऊंचाई कुछ तो 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, यानी कि 100 मीटर से लेकर और कई हजार मीटर तक आप इसको देख सकते हैं कि आपके पठार हो सकते हैं। पठारों की तरह भी नए या पुराने हो सकते हैं। कुछ पठार ऐसे हैं जो आपके नवीन हो सकते हैं, कुछ आपके पुराने भी हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। कहाँ का प्लेट्यू? भारत में, ध्यान देना है आपको, दक्कन का प्लेट्यू, ध्यान दीजिए, दक्कन का प्लेट्यू। अब मैं एक छोटा सा आपको काम दे रहा हूं, आप भारतीय मैप में दक्कन के पठार को ढूंढ के आइए कि दक्कन का पठार कहाँ है और कौन कौन से राज्य के अंतर्गत ये आपका बच्चों फैला हुआ है। दक्कन का पठार लिख लीजिए सभी बच्चे, देख लेना एक बार घर जाके, मैप में आपको मिल जाएगा, स्कूल के मैप में देख लीजिए आपको मिलेगा। लिख लीजिए सभी बच्चे कि हमको ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए, केनिया, तंजानिया, युगांडा तथा अफ्रीका के पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, इस प्रकार के क्या हैं आपके बच्चों उदाहरण है, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आप इसको नोट कर लीजिए कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लिख लीजिए, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। अगर प्रश्न बन जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो आप कहेंगे तिब्बत का पठार। लिख लीजिए इसको, देख लिया। आगे देखिए, पठार क्या होते हैं बच्चों हमारे लिए? बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं उपयोगी, मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मिलता है हमें पठारों से, क्या मिलता है हमें पठारों से, आइए हम लोग देखते हैं। इनमें खनिज की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कि जो हमको रिसोर्सेज हैं, जो आपके खनिज हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में हमको मिलते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन पठारीय क्षेत्र भागों में है। और कह रहे जो हमारी खनन है, जहां से हम चीजों को निकालते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से जो हम खनिजों को निकालते हैं, तो बहुत सारी हमारी ऐसी खनन है जो आपका पर्वतों से अलग आपका पठारी क्षेत्र में होते हैं, जहाँ से हम तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज, अबरक, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह हम लोग कहाँ से निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग आपका इसी पठारी क्षेत्र से निकालते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए, अफ्रीका का पठार आपका सोना, हीरे खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में जो आपका पठार है, क्या मिलता है उससे हम लोगों को? आपका सोना मिलता है और आपका हीरा मिलता है। भारत में छोटे नागपुर के पठार में क्या मिलता है आपको? लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। जो भारत में छोटे नागपुर का पठार है उसमें क्या मिलता है आपको बच्चों? कोयला मिलता है, आपको लोहा मिलता है और आपको मैग्नीज मिलता है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जल प्रपात यानी कि आपके झरने हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। अब देखिए, कोई आपका झरना है, ये हो गया आपका पठारी क्षेत्र, और क्या होगा, इस तरह से आपका नीचे गिरेगी। जिस तरह से आपके पर्वतों से आपका झरने गिरते हैं, इसी में क्या होता है, सेम ऐसे ही आपके झरने गिरते हैं। तो यहाँ भी क्या हो सकते हैं, जो आपके पठारीय क्षेत्र हैं उनमें भी आपका जो है जल प्रपात हो सकते हैं, आपके प्राकृतिक झरने हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है सभी बच्चों को। देख लेना इतना हमने, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं, भारत में छोटे नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित है, और यहाँ क्या है, हुंडरू जल प्रपात है। और कर्नाटक में आपका क्या है बच्चों, ध्यान देना है आपको, देखिए ध्यान दीजिए, कर्नाटक में है आपका जोग जलप्रपात। इस प्रकार के आपके जलप्रपात के एग्जाम्पल हैं, तो आप लिख सकते हैं इन्हें, आप इसको नोट कर सकते हैं। नीचे वाला जो एग्जाम्पल है आप इसको लिख लीजिए। जैसे आपने ये लिखा
कि अगर आपसे परिभाषा पूछे पठार क्या है, तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है जो क्या है अपने आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ होता है। फिर आपने की पॉइंट लिख लिया था कि आपका तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये लिख सकते हैं कि भारत में छोटे नागपुर के पठार में कोयला, लोहा और आपके मैग्नीज मिलते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर नीचे लिख सकते हैं कि आपके पठारे क्षेत्र से कुछ आपके जलप्रपात, आपके झरने गिरते हैं। एग्जाम्पल के तो तौर पर लिख सकते हैं कि छोटे नागपुर में आपकी स्वर्णरेखा नदी है और स्वर्णरेखा नदी का ही एक आपका जलप्रपात है, आपका हुंड्रू जलप्रपात, इसको लिख सकते हैं। और कर्नाटक में लिख सकते हैं कि साबरमती जो आपकी नदी है उसका आपका जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, नोट करिए आप लोग। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। देख लिया बच्चों, और मैं आपको अभी, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ आपके इमेज दिखाऊंगा इसकी, ताकि आप लोग इसको देख लें बहुत अच्छे से। हो गया बच्चों सभी का? चलिए अब देखिए लावा, अब जो आपका पठारीय क्षेत्र है, जो आपके पठार बने हैं, ये कहीं ना कहीं आपके ज्वालामुखी जो क्षेत्र होते हैं उनसे ही बने होते हैं। और यहाँ काली मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी आपके प्रचुर मात्रा में, और इस पर क्या होती है आपकी खेती होती है, और आपका पर्यटन के लिए भी क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। आप इनको देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपके पठार के जो चित्र हैं आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र देखिए, जो पास की भूमि है उससे उठा हुआ क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला क्षेत्र है, और इसके किनारे भी हैं, और कैसा है ऊपर से बिल्कुल सपाट है। ये देखिए बिल्कुल सपाट मिलेगा ऊपर से, इसको देख लीजिए बिल्कुल सपाट है कि नहीं है सपाट। तो इस तरह के क्षेत्र अगर कहीं आपको मिलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, यहाँ पर वन हो सकते हैं, खेती भी होती है ऐसे रीजन में, ऐसा नहीं है कि आपका एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत कुछ होता है। अभी जो है बच्चों आप इसको देख लीजिए, आपके बुक में भी मिलेगा, आप लोग पढ़ के आइए, रिवीजन करिए। कल एक बार हम लोग आपका दोबारा पढ़ लेंगे, इस पार्ट को रिवीजन कर लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।